इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे देश में कोरोना की दूसरी लहर क्यों पकड़ रही है तेज रफ्तार, अप्रैल और मई को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स के अनुमान, और बैटल ऑफ बंगाल में तीसरे फेज के चुनाव से पहले कैसा होगा स्टार प्रचारकों की रैलियों का सुपर संडे। 9 बजे की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात उस खबर की जिसने पूरे देश को दहशत में डाल रखा है। पिछले 24 घंटे में फिर से कोरोना मरीजों की डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। एक दिन में कोरोना के 93,000 नए मामले सामने आने के बाद देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। अगर संक्रमण की रफ्तार यही रही तो अप्रैल और मई में हालात और बिगड़ सकते हैं। ये नए कोरोना मरीजों का पिछले 3 दिनों का डेटा है। ये डेटा बता रहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर किस तरह रफ्तार पकड़ रही है। इस रफ्तार से अगले 1 या 2 दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद रोजाना 1 लाख के पार जा सकती है। पिछले 14 महीनों में कोरोना महामारी में देश में अब तक 1 करोड़ 24 लाख लोगों को संक्रमण हो चुका है, जिसमें से फरवरी से पहले ज्यादातर ठीक हो चुके थे, लेकिन मार्च से नए मामलों में जो तेजी आई वो तूफानी रफ्तार तक पहुंच गई। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट को माने तो मई के अंत तक देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख के पार हो सकती है। रिसर्च टीम के मुताबिक कोरोना की इस दूसरी लहर का पीक अप्रैल के मध्य तक आ सकता है। तब तक एक्टिव केस 7,30,000 तक जा सकते हैं। अगर हालात पर काबू नहीं किया गया तो मई के आखिर तक कोरोना के एक्टिव केस 20 लाख तक हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पूरे देश के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली। सीएम उद्धव ठाकरे लॉकडाउन का अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग परवाह करते नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र के इन 4 शहरों की तस्वीरें देखकर कौन कह सकता है कि इस राज्य में लॉकडाउन की नौबत आने वाली है। यहाँ के सीएम की चिंता है राज्य के हालात कैसे संभलेंगे। हालात बिगड़े तो डॉक्टर, नर्स और इलाज के साधन कहाँ से आएंगे, लेकिन इसकी जरा भी परवाह आपको ऐसी भीड़ के किसी भी चेहरे पर नजर नहीं आएगी। और तो और मुंबई में ही लापरवाही का आलम ऐसा है, जहाँ सीएम रहते हैं ये मुंबई का क्राफ्ट मार्केट है। ना यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही चेहरे पर मास्क। इसका नतीजा आप पिछले 24 घंटे में आए नए कोरोना मरीजों के रूप में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में शहर दर शहर कोरोना के नए मरीजों और मौत का नया रिकॉर्ड बन रहा है। मुंबई में 24 घंटे में 9,108 केस आए और 27 लोगों की जान चली गई। मुंबई की तरह पुणे का भी हाल है। पुणे में 10,837 केस आए और 52 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत नागपुर में हो रही है। पिछले 3 दिनों में ही नागपुर में 167 लोगों की जानें गई हैं। हालात ऐसे हैं कि कई गंभीर मरीजों को भी ठीक से इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। रुपए से क्या लोन आ रहा है अपना वही। हॉस्पिटल से आंख की लपटें उठ रही हैं। लोग आंख बुझाने की कोशिश में लगे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं, जहां कोरोना मरीज की मौत पर परिजनों का गुस्सा फूटा और उन्होंने हॉस्पिटल को आग के हवाले कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर से रोजाना 3 से 4 हजार के करीब केस सामने आ रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति में नागपुर में डॉक्टरों का अकाल पड़ गया है, क्योंकि डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। अस्पतालों में बेड कम है, खून और ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। पिछले 3 दिनों में 167 मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद अब कई दूसरे राज्यों में भी कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोरोना के केस तेजी से फैल रहे हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली, एमपी, गुजरात और बिहार समेत बाकी राज्यों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। राजस्थान में भी गहलोत सरकार आज कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। ये तस्वीरें दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की हैं, जहां शॉपिंग के लिए पहुंची भीड़ को ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है और ना मास्क की। लगता है जैसे कोरोना खत्म हो गया है। मास्क कहाँ है आपका? सॉरी सर, जेब में है, जेब में। मार्केट में आप खड़े हैं यार, बिना मास्क के खड़े हैं। सॉरी सर। मामले बढ़ रहे हैं, आपको पता है ना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए निकाला है। सरोजनी नगर की तरह ही दिल्ली की जनपद मार्केट में लोग कोरोना से बेफिक्र घूमते नजर आए। यहाँ पर आप देखें
जो लोग हैं वो शॉपिंग करने के लिए तो आ रहे हैं, मास्क लगाना तो दूर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग तक का भी पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार इस पूरे मामले पर लोगों से अपील कर रही है कि आप घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। दिल्ली के कोरोना मीटर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3,567 नए केस सामने आए और 10 लोगों की जान गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.11% से बढ़कर 4.48% हो गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ एक हफ्ते में दूसरी मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए। सुकमा में इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुठभेड़ में 30 जवान घायल हुए हैं, जबकि कई जवान लापता बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। ये बीजापुर के जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं, जब शनिवार की देर शाम को नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल 30 जवानों को इलाज के लिए लाया गया। तब तक मुठभेड़ की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। नक्सलियों ने मुठभेड़ से पहले सुरक्षा बलों के रास्ते में 8 किलो का आईईडी बम प्लांट किया था। इसे सीआरपीएफ के जवानों ने पहले ही डिफ्यूज कर दिया। इस बम के साथ नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो नुकसान और बड़ा हो सकता था, क्योंकि हमले की तैयारी 29 मार्च के अटैक से भी ज्यादा बड़ी थी। ये दोनों ही हमले बीजापुर जिले में ही किए गए थे। ये सभी जवान बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर इलाके में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल थे। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पिछले एक हफ्ते से पूरे इलाके में तेज किया गया था, जिसे नक्सलियों ने 2 बार निशाना बनाया। सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स के जवान शामिल हैं। जानगुड़ा गांव के पास माओवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने सर्च टीम पर हमला बोला। दोनों तरफ से 3 घंटे तक गोलीबारी चलती रही। इसमें तकरीबन पूरी सर्च ऑपरेशन टीम नक्सली हमले के चपेट में आ गई। 5 जवानों की मौके पर मौत हो गई, 30 जवान घायल हुए, जबकि कई जवानों का कोई पता ठिकाना मुठभेड़ के बाद से नहीं चला है। मुठभेड़ के बाद आसपास वाली जगहों को सील कर दिया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज करने के लिए अतिरिक्त जवानों को रवाना किया गया है। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में अब खबर सियासत की दुनिया से। तीसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज रैलियों का सुपर संडे साबित होने वाला है, जहां सभी पार्टियों के दिग्गज एक दूसरे पर शब्दों के बाण छोड़ते नजर आएंगे। बंगाल में तीसरे चरण की 31 सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। प्रचार के आखिरी दिन बंगाल के रण में बड़ा मुकाबला आज ममता बनर्जी और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के बीच दिखेगा। ममता बनर्जी आज बंगाल में 5 रैलियां करने वाली हैं। सुबह 10:30 बजे हुगली के खानाकुल में ममता की पहली रैली होगी। सुबह 11:30 बजे हुगली के पुरुसुरा में, दोपहर 12:30 बजे हावड़ा के आमता में और दोपहर 1:30 बजे दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में। दोपहर 2:30 बजे दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में ममता दीदी रैलियों को संबोधित करेंगी। बंगाल में आज तीसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और उससे पहले एक ऑडियो टेप से वहां की सियासत में भूचाल आ गया। ऑडियो टेप में कोयला तस्करी में अभिषेक बनर्जी को प्रोटेक्शन मनी देने की बात हो रही है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और दीदी एंड फैमिली को लगातार घेरा जा रहा है। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? 2 साल 2.5 साल 35 कुल लग रहा है। जिस ऑडियो टेप से बंगाल में सियासी भूचाल आया है, उस टेप में अभिषेक बनर्जी की भूमिका कुछ ऐसे सामने आ रही है। इसमें कटमनी और सिंडिकेट की चर्चा है, करप्शन की बात है और जिक्र ममता बनर्जी का भी है। हम इस ऑडियो टेप की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन दावा है कि इस टेप में एक आवाज गणेश बागड़िया की है, जो कोल स्कैम किंगपिन अनूप मांझी उर्फ लाला का राइट हैंड है। दूसरी आवाज किसी सहयोगी की है। वो क्यों माइंड निकाल है? कितना मोटा मोटा देख रहे हैं, तो उसी के हिसाब क्या था सर? किसकी हिम्मत है सर? वो पब्लिक क्यों नहीं उसके अगेंस्ट होती है? देखिए क्या होता है ना, मोदी सर को बताएं कि ममता बनर्जी एक इतना बड़ा लाइन खींचती है ऊपर जाने की, अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा लाइन नीचे खींच देता है। तो ये वो उनको नहीं पता होगा, वो क्यों नहीं कुछ उसको बोलता।
और बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। टीएमसी ने ममता के वाराणसी सीट पर पीएम के मुकाबले की बात की तो पीएम मोदी ने भी इसका अपने ही अंदाज में जवाब दिया। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। मुझ पर गालियों की बौछार भी बढ़ती जाएगी। पीएम मोदी ने तारकेश्वर और सोनारपुर की रैली में कुछ इस तरह ममता बनर्जी के बौखलाहट का जवाब दिया। चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर भी पीएम मोदी ने ममता दीदी पर जमकर निशाना साधा। अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनावी तैनातानी के बीच बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता के घर को आग के हवाले करने को लेकर विवाद बढ़ गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि टीएमसी के लोगों ने पहले धमकी दी और फिर घर में आग लगा दी। इन दो तस्वीरों से साफ है उत्तर 24 परगना के मंडलपाड़ा के इस पीड़ित परिवार का सब कुछ खाक हो गया। घर जल गया तो गाड़ियां खाक हो गई। घर के मालिक ने घटना के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया है। कहा पहले धमकी दी और फिर सब कुछ जला दी। तो ওদের নাকি ফের দিয়ে গেছে, তারপরে 1টা-1:30টার সময় এসে দেখি সব গাড়ি বাড়ি আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাও তখন আর কিছু করার নেই। তারপর फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए माफिया डॉन मुख्तार की बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस पर बड़ी खबर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।